तो मेरी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताया मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में, जो वो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं आज आपको बताऊँगा कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से गुज़रा हूँ। तो क्यों ना आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ मटीरियल नहीं है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आप लोग ले सकते हैं, इन्वेस्टर्स आपसे क्या-क्या चीज़ें पूछते हैं, प्रोसेसेस क्या-क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों को शायद इंटरनेट पे मटीरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करनी पड़ी और इन रिसर्च के बाद और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स की इटरेशंस के बाद मुझे आइडिया हुआ कि हमें किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट पे आप लोग फंडिंग अचीव करना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत, कि आप लोगों को इन कंपोनेंट्स के बारे में लाज़मी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है पिच डेक। आपको अपनी पिच डेक बनानी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पिच डेक हो। पिच डेक आपकी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके पूरे प्रोडक्ट के बारे में डिफ़ाइन करता है, आपके गोल्स को डिफ़ाइन करता है, आप किस तरीके से इस प्रोडक्ट को लेके चलना चाह रहे हैं, आपके रोड मैप को डिफ़ाइन करता है, आपकी आस्क क्या है, आप सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया, मार्केट के गोल्स क्या हैं, कितना रेवेन्यू आप लाना चाह रहे हैं, कितना एक्सपेंस आपको लगता है लगेगा। अब इन्वेस्टर आप क्यों लाते हैं? इन्वेस्टर नॉर्मली हम इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मली या पैसे नहीं होते। इवन अगर आपके पास पैसे हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को ग्रो करना चाहते हैं, ग्लोबली उसके डिफरेंट वेरिएंट्स को लॉन्च करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उन पैसों के लिए आपको डिफरेंट इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह के, मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने गूगल, एप्पल को देखा हो, तो ये कंपनीज़ भी अपने स्टॉक्स के थ्रू डिफरेंट लोगों को अपने शेयर्स बेचती हैं और उन पैसों से मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स की ग्रोथ करती हैं। तो सबसे पहले आपको पिच डेक डॉक्यूमेंट बनाना है। पिच डेक डॉक्यूमेंट बहुत सिंपली बनाया जा सकता है, लेकिन इस पिच डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपको हर चीज़ को तफ़सीलन आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ किस तरीके से मेंशन करनी है। तो पिच डेक की इन्फॉर्मेशन आपको मोस्ट प्रोबेबली आजकल चैट जीपीटी, क्लॉड और बहुत सारी चीज़ें बता देंगी, जिसमें ये कंपोनेंट्स आप मेंशन करें तो आपकी एक अच्छी पिच डेक बन जाएगी। लेकिन पिच डेक के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पिच डेक का पॉइंट मेरे ख्याल से होना चाहिए जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है? आपको प्रोडक्ट का आइडिया आया कैसे? फॉर एग्जांपल, आप न्यूटन तो हो नहीं और ना ही आप किसी दरख्त के नीचे बैठे हो जो एप्पल गिरा और आपने सोचा कि भाई ये क्यों गिर गया। तो समहाउ आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आइडिया आया होगा, ठीक है? तो आपने ये सोचा कि भाई ये चीज़, मुझे ये आइडिया आया और मैंने इसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में आपने जब आइडिया सोचा तो आपको कोई लूप होल नज़र आया। ऑब्वियसली आजकल के दौर में अगर आप एक सिंपल प्रोडक्ट बनाएँगे जिसकी कोई लूप होल नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉरी टू से वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलने वाला और इवन आपको इन्वेस्टर भी घास नहीं डालेंगे उसपे। तो आपको, आपका प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, इन 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से चलेगा। तो पिच डेक का सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपका प्रॉब्लम क्या था और उस प्रॉब्लम के बारे में आपका सॉल्यूशन क्या कहता है। आपने उस सॉल्यूशन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया, उसका यूज़र एक्सपीरियंस क्या कहता है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, तो आपको एक प्रोडक्ट का रोड मैप डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ऑब्वियसली आप पहले एक प्लॉट ढूँढते हैं, उस प्लॉट को ढूँढने के बाद आप उसकी मेजरमेंट्स लेते हैं, उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हैं। आर्किटेक्चर बनाने के बाद उसकी बेस को मजबूत करते हैं, बेस मजबूत करने के बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता उस पर बिल्डिंग खड़ी करना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको एक प्रोडक्ट का रोड मैप डिफाइन करना है। तो प्रोडक्ट रोड मैप डिफाइन करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट ओनर बनना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में पहले काम कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं जो मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट के गैप्स को फाइंड करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मैप करते हैं कि किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट अगर मार्केट में जाएगी तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, हमारे किन फीचर्स को लोग लाइक करेंगे और उससे किस तरीके का रेवेन्यू बनेगा। मतलब वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट रोड मैप बनाते हैं और उसमें उनको आइडिया होता है कि हम इस मंथ में इस चीज़ को इनिशिएट करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे और देन इसके बाद हम इन फेजेस को बनाएँगे। मोस्ट प्रोबेबली आजकल लोग अपनी प्रोडक्ट का सबसे पहले एमवीपी लॉन्च करते हैं, जो कि हमारा होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको आइडिया होता है कि हमने किन-किन फीचर्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, आप अपनी फुल एप्लीकेशन को लॉन्च नहीं कर सकते, तो आप एमवीपी से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी आपको प्लान करना है कि आप एमवीपी में किन-किन फीचर्स को अपलोड करेंगे और आफ्टर एमवीपी आप फुल ऐप एक वेरिएंट बनाना चाह रहे हैं, उनको किस-किस तरीके से लॉन्च करेंगे, किस-किस तरीके से डेवलप करेंगे, वो किस तरह आपके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट रोड मैप। प्रोडक्ट रोड मैप एक बहुत तफ़सीलन चीज़ है, अगर आपको इसमें मज़ीद डिटेल्स चाहिए, तो चूँकि मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस करियर का प्रोडक्ट ओनर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहा, तो मैं आपको इसको तफ़सील में एक वीडियो बनाकर बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट
का रोड मैप कैसे डिफाइन कर सकते हो। प्रोडक्ट रोड मैप के बाद जब आप मार्केट रिसर्च करोगे, मार्केट के गैप्स फाइंड करोगे, ऑब्वियसली आपको मार्केट के एनालिटिक्स और अडॉप्शंस का आइडिया होगा कि फॉर एग्जांपल किस तरह के यूजर आपकी ऐप को अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इन ड्राइव बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बाइक्स हैं, वो आपकी उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज नहीं करने वाले। ठीक है, तो आपको रिसर्च करने के बाद अपनी मार्केट ऑडियंस और अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के बारे में है और कौन से फीचर्स लोग ज्यादा अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऐप को बनाने के लिए आप बहुत सारे फीचर्स का एक मजमुआ कलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन में इकट्ठा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर फीचर हर बंदे के लिए हो और वो तमाम लोग उन फीचर्स को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक डिलीवरी ऐप देखते हैं तो उसमें कई लोग सिर्फ डिलीवरी यूज करते हैं, कई लोग उसको राइड के लिए यूज करते हैं, तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं। तो आपको अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च करते हुए इस चीज का कंप्लीटली आइडिया होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से अडॉप्ट करेगी और कौन कौन से फीचर्स आपकी अडॉप्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन चीजों को फोकस करने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप अपने मार्केटिंग प्लान को डिफाइन करें, आपको आइडिया हो कि किन फीचर्स के ऊपर मुझे ज्यादा पुश करना है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ एक दो चीजें होती हैं जो आपका सेलिंग पॉइंट बनती हैं। हर चीज आपका सेलिंग पॉइंट नहीं बनती। ये इसी तरीके से है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं और जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इस रेस्टोरेंट के कबाब अच्छे हैं, इस रेस्टोरेंट की मलाई बोटी अच्छी है, इस रेस्टोरेंट का पिज्जा अच्छा है, इस रेस्टोरेंट का बर्गर अच्छा है। तो इसी तरीके से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट में किन चीज़ों की, किन फीचर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है और वो आपकी प्रोडक्ट की बैकबोन बनेंगी। तो मार्केटिंग का प्लान बनाते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को बाकायदा एलोकेट करना है कि आपकी प्रोडक्ट के कौन कौन से फीचर्स को आप ज़्यादा मार्केट करेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि जिसमें आप अपनी मार्केट की वैल्यूएशन करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द मार्केट इवैल्यूएशन, आपको मार्केटिंग प्लान कंप्लीटली बनाना है कि आप किस किस तरीके से मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरी ऐप ट्रैवल के बारे में है, तो मार्केटिंग प्लान मैंने क्या बनाया मैं आपको कंप्लीटली तो नहीं बता सकता अभी इस पॉइंट पे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी ऐप के अंदर मार्केटिंग के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में सोचा कि मैं उनके साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ जॉइंट एग्रीमेंट करके ऐप की मार्केटिंग कर सकता हूँ। मैंने सोशल मीडिया को यूज़ किया। सोशल मीडिया मोस्टली हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के बारे में यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा टिकटॉक पे लाइक करती है, फेसबुक पे लाइक करती है, गूगल पे लाइक करती है, आपको यूट्यूब पे मार्केटिंग करनी है या किस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग प्लान इसलिए आपके बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको आपके मार्केट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस और उसके बाद आपको ये आइडिया हो कि आपने किस तरीके से अपनी ऐप को मार्केट में लॉन्च करना है। आया कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ जाना है, आया कि आपको सोशल मीडिया पे ही आपका कस्टमर मिल जाएगा, या आया कि आपको डिफरेंट लोकल सेल्स पीपल हायर करने हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट लोकल बिजनेसेस को हिट कर रही है तो आपको किस तरीके से टारगेट करना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इन्वेस्टर्स देखते हैं वो है आपका रेवेन्यू स्ट्रक्चर। रेवेन्यू स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास आए हैं और आप मुझे कहते हैं कि आपको अपनी प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए फॉर एग्जाम्पल इतने यूएस डॉलर्स की जरूरत है, तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो आपकी प्रोडक्ट कब से रेवेन्यू बनाना स्टार्ट कर देगी। तो आपके रेवेन्यू प्लान में आपको ये तक पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज मार्केटिंग करना शुरू कर रहे हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या अडॉप्शन मिलेगी आपकी ऐप को और कितने यूजर्स आ सकेंगे आपकी ऐप में, कितने बिजनेसेस आ सकेंगे अगर वो बिजनेस ओरिएंटेड ऐप है, और आप किस तरीके से उनसे अपने रेवेन्यू को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शंस पे जा रहे हैं तो मंथली सब्सक्रिप्शन में कितने परसेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप होटल्स को टारगेट कर रहे हैं तो कितने होटल्स को आप अपने सिस्टम में ऑनबोर्ड कर सकते हो और उन ऑनबोर्डिंग के साथ आप कितने परसेंट रेवेन्यू ले सकते हो, आपका रेवेन्यू कब आना शुरू होगा, किस मंथ में कितना रेवेन्यू आ सकता है, ये सारी एक प्रोजेक्शन आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपकी ऐप लाइव है और लाइव होने के बावजूद उस पर यूजर्स भी हैं और इवन अगर आप रेवेन्यूज भी ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं तो आपकी पिच बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्योंकि जब इन्वेस्टर आता है आपके पास, आप उसको अपना यूजर ट्रैक्शन दिखाते हो, अपने यूजर की अडॉप्शन दिखाते हो कि मैं किस तरीके से बिजनेसेस जनरेट कर रहा हूँ। वो आपके एनालिटिक्स देखता है आपके डैशबोर्ड्स के ऊपर कि आपने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर एड्स पे कितना रेवेन्यू खर्च किया, कितने परसेंट आपने आरओआई लेकर आए हो, और इन सब चीज़ों के बावजूद आपका एक रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो उस बेस के ऊपर आपका इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि वो आपको कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट दे सकता है। आफ्टर रिव्यूइंग द रेवेन्यू मॉडल, आपका जो इन्वेस्टर होगा उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि आप कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट को सीक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल
आपको लगता है कि आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में या नेक्स्ट 1 ईयर में अपनी ऐप के सब फीचर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और प्रोडक्ट रोड मैप में आपको ये भी डिफाइन करना है कि आपको असल में इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के अगेंस्ट चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए चाहिए कि आप ऑलरेडी लाइव हो, आपको सिर्फ मार्केटिंग के लिए चाहिए, या आप डिफरेंट वर्ल्ड रीजन्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी आस्क क्या है। तो आपको अपनी नीड, अपनी हर किस्म के ऑपरेशंस के साथ, अपनी मार्केटिंग प्लान के साथ आपको एक नंबर पर आना है कि मुझे ये नंबर रिक्वायर्ड है आपसे एज एन इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टमेंट पार्टनर। और उसके अगेंस्ट आपकी आस्क में ये चीज प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको कितने % इक्विटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप अगर मेरी ऐप के अंदर, या आप मुझे अगर $50,000 की इन्वेस्टमेंट देते हो, तो मैं आपको अपनी ऐप के अंदर ऑलमोस्ट 10% या 20% के शेयर्स देता हूं। तो उसमें आपका जो भी इन्वेस्टर है वो रिव्यू करेगा कि आपका रेवेन्यू मॉडल ये है, आपकी ऐप ये है, आपकी वर्थ ये है, अगर आपकी ऐप लाइव है तो वो कितना अर्न कर रही है, और ट्रैक्शन के लिहाज से कि आप नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स में कितना कमा लोगे। तो उस लिहाज से वो रिव्यू करने के बाद आपको एक नेगोशिएशन फेज में लेकर जाएगा, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ आपकी एप्लीकेशन और आपके सब डाटा के ऊपर, कि वो कितने % आपको, या वो कितनी वैल्यू आपको दे सकता है, और उसके अगेंस्ट आपको कितने % शेयर्स उस इन्वेस्टर को देने पड़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर कंपनीज ये भी करती हैं कि वो नॉर्मली डिफरेंट राउंड्स ऑफ फंडिंग की तरफ जाती हैं, जिसमें वो इनिशियली फॉर एग्जांपल 10% या 20% शेयर्स अपने सेल करती हैं एज एन अगेंस्ट द इक्विटी, और उसके बाद वो जब मजीद एक्सप्लोर करती हैं, मजीद डिफरेंट रीजन्स में जाती हैं, तो वो मजीद इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करके, और उस वक्त क्योंकि जब आपकी ऐप चल रही होती है तो आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स को कम परसेंटेज दे के भी ला सकते हैं, क्योंकि जब आप शुरू में हैं तो आप नॉर्मली इन्वेस्टर्स को ज्यादा परसेंटेज दे देते हैं कम पैसों के अगेंस्ट। लेकिन जब आपका आइडिया मार्केट में चल रहा है, वो आपको रेवेन्यू भी दे रहा है, आपको ग्रोथ भी दे रहा है, तो उस केस में आप थोड़ी सी परसेंटेज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सीख कर सकते हैं। आज के बाद आपका इन्वेस्टर आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा? वो सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन कहाँ करोगे। आप इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन का आपके पास कंप्लीट प्लान होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं इतने % प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, इतने % मेरे ऑपरेशंस के अंदर जाएंगे, इतने % मेरी टीम की ग्रोथ के अंदर जाएंगे, इतने % मैं मार्केटिंग करूंगा, और इतने % मैं इन्वेस्ट बैक करूंगा। तो इस कंप्लीट प्लान के साथ जब आप इन्वेस्टर को अपनी पिच दिखाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो कन्विंस हो जाएगा। तो रेवेन्यू के अंदर आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि आपका रेवेन्यू लग कहाँ रहा है, आपको ये भी बताना है कि आप कितना रेवेन्यू आपको चाहिए, आपको ये भी बताना है कि कितने % रेवेन्यू आपको कहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा, और आपको ये भी बताना है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट किस किस मंथ में और ईयरली कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ताकि इन्वेस्टर को कंप्लीटली आइडिया हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे बाद उसको वापस मिलेगी, और आया कि उसको इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आईपी इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप इस चीज के बारे में एग्रीमेंट करते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी होगी। आया कि फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल 70% शेयर्स अपने दे रहे हो किसी भी वैल्यू के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर आपसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ओनरशिप मांगेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट में फॉर एग्जांपल 10% या 20% के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, तो आप नॉर्मली ये कहेंगे कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को ओन करता हूं। मेरी कंपनी फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी xyz.com है, तो xyz वुड बी द ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड इवन कमर्शियल पॉइंट्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर जो लीगल ओनरशिप होगी वो मेरी कंपनी की ही होगी। आपको कमर्शियल और आईपी एग्रीमेंट की तरफ भी जाना है। तो इस तरह आप अपनी पिच डेक को कंप्लीट कर सकते हो। ये जो मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए, नॉर्मली आप इनके छोटे वेरिएंट्स को पिच डेक के अंदर पॉपुलेट करते हो, और उसके बाद आपको डिफरेंट चीजों के अलग डॉक्यूमेंट्स अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसमें मेजर चीज आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू मॉडल है, जिसमें मेजर चीज आपका प्रोडक्ट का रोड मैप है, जिसमें मेजर चीज आपकी इन्वेस्टमेंट की आस्क और इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन है, और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आरओआई को कैलकुलेट करोगे। ये सब चीजें उन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होंगी। नॉर्मली जब आप क्लाइंट्स के साथ इस तरह की नेगोशिएशन में जाते हैं, तो क्लाइंट्स
खुद ब खुद यहाँ इन्वेस्टर्स आपको खुद ब खुद बता देते हैं कि आप मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करें, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करें, देन हम इसको मज़ीद इवैल्यूएट करके आपसे डिस्कशन करेंगे। क्लाइंट्स आपको या इन्वेस्टर्स आपको खुद ही इन तरीकों के बारे में बता देते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँ और आप अपनी चीज़ों का होमवर्क पहले ही कर कर क्लाइंट के साथ कॉल पर जाएँगे, तो आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे कि आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट आइडिया है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, तो बिला झिझक कमेंट करें। मैं आपके उन पॉइंट्स के ऊपर मज़ीद डिटेल वीडियो बनाकर आपको एनेबल करूँगा कि आप किसी भी राउंड ऑफ फंडिंग में जा सकें और किसी भी इन्वेस्टर के साथ अपनी ऐप के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकें। क्योंकि अगर आप आज भी सर्विसेज़ बेस्ड प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप आज भी क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये एक चक्कर है, ये कल ना कल को ख़त्म हो जाएगा। आपको हर दफ़ा नए क्लाइंट्स ढूँढने पड़ते हैं अपने काम के लिए, लेकिन अगर आप आज अपनी प्रोडक्ट डेवलप करोगे और उस पे इन्वेस्टमेंट सीक करके उसकी ग्रो करोगे, तो आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स, 40 ईयर्स तक इसका रेवेन्यू आता रहेगा और आपके लिए एक पैसिव इनकम टाइप एक चीज़ बन जाएगी, जिसमें आपकी पैसिव इनकम तो होगी ही होगी और आप उसको जितना ग्रो करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट्स करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने प्रोडक्ट का प्लान करो आज। थैंक यू सो मच।